सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष इतिहास की एक नई कक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 6 का एनसीईआरटी का इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत भाग 1 का पाठ 10 इमारतें, चित्र तथा किताबें। यह हमारा कक्षा 6 का इतिहास का आखिरी पाठ होने वाला है। इसके बाद इसके जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो एमसीक्यू की सीरीज़ है, इन्हीं 10 पाठों से एक एमसीक्यू सीरीज़ बनाई जाएगी। ठीक है, जिस हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं और जिस हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए बहुविकल्पीय एक सीरीज़ बनाई जाएगी। ठीक है, और आप सभी से अनुरोध है उसको ज़रूर करके जाइएगा बिफोर एग्ज़ाम, और एक रिवीजन के लिए पर्पज़ से वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वो सीरीज़। जिस प्रकार से आपको भूगोल में प्रोवाइड की गई है बहुविकल्पीय सीरीज़, उसी प्रकार की इतिहास में भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और आशा है वो सभी एग्ज़ाम्स में जहाँ भी आपका सामान्य ज्ञान पूछा जा रहा है वहाँ वो लाभदायक होगी। स्पेशली अगर मैं बात करूँ सीटेट पेपर सेकंड की, सीटेट पेपर सेकंड, ठीक है, पेपर सेकंड में आपको पता है एसएसटी आता है। एसएसटी आपका 60 मार्क्स का आता है, 60 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें आपका हिस्ट्री भी आ रहा है, ज्योग्राफी भी आता है, पॉलिटिकल साइंस भी आता है, तीनों मिक्सअप होकर के आते हैं। कुछ पार्ट पेडागोजी का भी रहता है, शायद 15-20 क्वेश्चन। ठीक है, तो लगभग मान लीजिए 40 से 45 प्रश्न आपके फैक्चुअल रहते हैं, तथ्यात्मक रहते हैं, जो कि टू द पॉइंट चीज़ें आती हैं वहाँ पर। ठीक, अगर आपने वो तथ्य नहीं पढ़ा है और आप तुक्का लगा के आएंगे तो वो गलत होगा। ठीक है, तो तुक्का ना लगाना पड़े, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि इन चीज़ों को आप ज़रूर पढ़ के जाइए बिफोर एग्ज़ाम। सीधा टू द पॉइंट चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं और एक कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में लाभदायक सिद्ध होंगी। ठीक है जी, और इससे पहले 9 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में आके विजिट कर सकते हैं। चलिए, समय को नष्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट चीज़ों की बातें करेंगे। देखेंगे कक्षा 6 का पाठ 10 इतिहास, इमारतें, चित्र तथा किताबें। जी हाँ, आपका ये पाठ है अध्याय 10 इमारतें, चित्र तथा किताबें। सीधा टू द पॉइंट चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उन्हीं की चर्चा करेंगे हम यहाँ पर, और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को आपको मिलेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर देखिए, हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वो शिल्पी थे। ठीक है, उन्हें तांबे के धातु कर्म अर्थात धातु शोधन की जानकारी थी। ठीक है, किसकी? तांबे के धातु कर्म की। कहने का मतलब तांबे से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ये एलिमेंट किस किस चीज़ में जो है वो काम आता है। ठीक, उन्हें तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक फैक्ट और आ गया आपका, तांबा और टिन। ठीक है, जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है? कांसा या कांसे। ठीक है, ब्रॉन्ज जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तांबा में अगर टिन मिश्रित होगा तो क्या बनेगा? कांस्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे। अब कांस्य युग इसी के नाम पे पड़ा है उनका। ठीक है, क्योंकि वो तांबे के काम में माहिर थे और तांबा और टिन को मिला करके वो कांस्य बना लेते थे। ठीक है, उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। बस इतना ध्यान रखना है, और ज़्यादा कुछ यहाँ से नहीं ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे देखिए लौह स्तंभ दिया गया है। आपको पता है, अगर जो लोग दिल्ली में कुतुब मीनार घूमे हुए हैं, उसी के ही प्रांगण में आपको लौह स्तंभ दिखेगा। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। महरौली जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर तथा वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। 7.2 मीटर इसकी क्या है? हाइट है, ऊंचाई है, और वजन कितना है? 3 टन से भी ज़्यादा। कथन के रूप में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ, ये भी ध्यान रख लीजिएगा हल्का सा। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के ही थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ठीक है, तो सोचने वाली बात है, आज की देखो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई फिर भी जंग लग जाता है। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जो कि लोहे की बनती हैं या फिर कोई नई चीज़ बनाई जाती है। ठीक है, और ये कितने युगों युगों से खड़ा है लोह स्तंभ, लेकिन आज भी इसमें जंग नहीं लगा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, टू द पॉइंट ही चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे। इधर देखिए,
स्तूप के बारे में दिया गया यहाँ पर। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। क्या होता है? टीला। ये ध्यान रखिएगा, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। क्या रखा जाता था? डिब्बा। इन डिब्बों में बुद्ध अर्थात महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, है ना, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे, है ना। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। ठीक है, जो ये सब रखते थे ना, इसे क्या कहते थे? धातु मंजूषा। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है थोड़ा सा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर ये है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, याद रखिए कुछ ज़रूरी जानकारी दी गई है यहाँ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। कैसा पथ बना होता था? वृत्ताकार। ठीक है, स्तूप होते थे, स्तूप के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना होता था। ठीक है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। क्या कहते थे? प्रदक्षिणा पथ। और एक कहाँ बना होता था? स्तूप के चारों ओर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या फैक्ट याद रखना है आपको? प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? ये एक वृत्ताकार पथ है, किसके चारों ओर बनाया था इसको? स्तूप के चारों ओर। ठीक, और इसी रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिससे घेरते थे उसको वेदिका बोलते थे। ठीक है, ये दो चीज़ें आप यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए स्तूप का एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर एक अच्छी बहुत ही सुंदर सी पिक्चर दी गई है, यहाँ पे चित्र दिया गया है बहुत ही सुंदर सा। ये देखिए, ये पूरा स्तूप है, पिक्चर आती है लेकिन चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये देखिए वृत्ताकार पथ है ये। ठीक है, ये वृत्ताकार पथ जा रहा है, ऐसे घूम के इसके चारों ओर जाएगा। ठीक है, और ये रेलिंग दिख रही है आपको। ठीक, चलिए दोनों चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए ये सांची का महान स्तूप है, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है सांची का महान स्तूप। और सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है इसको, और इसको आप ज़रूर याद कर जाइएगा। कई बार डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ है, सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है उस स्थान को किस नाम से जानते हैं? गर्भगृह के नाम से जानते हैं। ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट है। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हुआ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए एक फैक्ट दिया गया है, इसको मैंने हाईलाइट किया है। उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर। ठीक है, भीतरगांव अगर स्थान आ जाए, भीतरगांव कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसका मंदिर यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये पिक्चर दी गई है आपको यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ध्यान रखिए, इस हिसाब से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, और यहाँ देख लीजिए महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है एकाश्मिक जो मंदिर है वो कौन से स्थान पर है? महाबलीपुरम में। ठीक है, और महाबलीपुरम जो है वो कौन से राज्य में पड़ता है, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। कुछ चीज़ें आप खुद से सर्च करेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए दाएं ऊपर, थोड़ा सा फैक्ट गलत बता दिया शायद मैंने। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर ये है। ठीक है, ऊपर बाएं ये है उत्तर प्रदेश वाला। ठीक, चलिए मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, फ्लो में। और जो दूसरी चीज़ है ना, एक सेकेंड इसको बड़ा कर दूँ, हाँ ये है ना महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर, ये दाएं ऊपर लिखा है, ये है। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा, ये है, और उत्तर प्रदेश का भीतरगांव का ये है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चित्र है ये देखिए एहोल का दुर्गा मंदिर दिया गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तोरण।
क्या कहते हैं? तोरण। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। तोरण का दूसरा नाम क्या है? तो प्रवेश द्वार, आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे। चित्रकला यहाँ से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से देख लेते हैं हम। चलिए, पुस्तकों की दुनिया, अर्थात उस समय देखिए कुछ रचनाएं भी रची गई, महाकाव्य भी रचे गए, तो उससे संबंधित यहाँ पर तथ्य देखने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना भी की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं भी शामिल है ना। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, कौन सा महाकाव्य? तमिल भाषा का महाकाव्य है, क्या नाम है? सिलप्पीदिकारम। क्या है? सिलप्पीदिकारम की रचना इलंगो नामक कवि ने की। किसने की? इलंगो नामक कवि ने, ध्यान रखिएगा। पहले तो सिलप्पीदिकारम किस भाषा का महाकाव्य है? तमिल भाषा का है। इसका रचयिता कौन है? इलंगो, ठीक है, इलंगो नामक कवि हैं। इसमें कोवलम, ठीक है, इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनग्गी, क्या नाम है? कनग्गी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनग्गी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया, है ना, प्राणदंड दे दिया दिल्लू भाई। कनग्गी को, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ठीक है, ये इस जो ग्रंथ है इसमें ये बताया गया है, सिलप्पीदिकारम में। और ये किस भाषा का है? ये तमिल महाकाव्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और रचयिता कौन है? इलांगो नामक कवि। ठीक, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा या कथन के रूप में ज़रूर बनेगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ठीक है, अब देखिए एक वर्णन दिया गया है, सिलप्पीदिकारम से लिया गया वर्णन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। नीचे आ जाते हैं हम, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे हम, है ना। जैसे हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, है ना। चलिए, एक और तमिल महाकाव्य है ये, इसका नाम है मणिमेखलई। क्या नाम है? मणिमेखलई। तो दो हो गया भाई, एक सिलप्पीदिकारम हो गया और एक मणिमेखलई हो गया, दोनों ही क्या है? तमिल महाकाव्य हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, करीब 1400 साल पहले सत्यनार, क्या नाम है? सत्यनार द्वारा लिखा गया, ठीक, ध्यान रखिएगा। मणिमेखलई, तो मणि को याद कर लीजिए संतरे से। जब आप संतरा खाते हैं, ये संतरा है भाई, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ, टेढ़ा मेढ़ा संतरा बन गया तो इतना भी नहीं होता भाई, ठीक है। मान लीजिए ये संतरा है, ठीक है, इस हिसाब से जो भी है। अब इसमें जब आप खोलते हैं इसको तो इसमें बीज भी होते हैं, ठीक है, बीज निकलेंगे, ठीक, जो कि बहुत परेशान करते हैं ना रस लेने में, संतरे का आनंद लेने में। मुझे पता है आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है, सब्र कीजिए थोड़ा सा। तो जो बीज होते हैं ना, छोटे छोटे बीज होते हैं, तो उसको आप मणि मान लीजिए। क्या है? मणि है भाई, छोटी छोटी, ठीक है, क्या है? मणि है। तो सतनार या अर्थात संतरा, ठीक है, संतरे में क्या है? मणि है, ठीक है। इस हिसाब से आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। बड़ी भाई, जो मणिमेखलई है उसके रचनाकार कौन है? सतनार है, ठीक है। मणि यानी संतरा, संतरा की मणि, इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो है यहाँ पर किसी भी व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, यहाँ केवल हम ट्रिक लगा रहे हैं, ठीक है, जो कि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एग्ज़ाम में हम रिटेन रख पाए उस इन्फॉर्मेशन को, इसलिए, ठीक है। बाकी आप भी सुझाव दे सकते हैं और क्या ट्रिक लगाई जा सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसी ट्रिक के माध्यम से याद करें। आपकी अपनी कोई ट्रिक बनी हुई है तो आप उसके माध्यम से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर इससे होता है तो इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर ऊपर वाले की बात करें जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, सिलप्पीदिकारम, ठीक है, इलांगो, ठीक है, इसकी भी इस हिसाब से ट्रिक लगा सकते हैं आप। सिल यानी सिलबट्टा, ठीक है, सिलबट्टे पे हम भाई इलांगो नामक मिर्च को रगड़ेंगे, इस हिसाब से कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं आप, जो आप लगाना चाहें, है ना, बना सकते हैं इलांगो, ठीक है, इस हिसाब से सिल, है ना। चलिए आगे चलेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, है ना, हेडिंग हमारी देख लेते हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थीं, इसी काल में लिखी गईं। इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। क्या है? प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं, ठीक है, कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। किसमें? पुराणों में, ठीक। अधिकतर पुराण जो है वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन व समझ सकें।
पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। ठीक है, जनरल फैक्ट है थोड़ा सा, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, महाकाव्य पे हम नीचे आएंगे, उससे पहले यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अंश दिया गया है मेघदूत का, इसे ज़रूर पढ़ेंगे हम। ठीक है, मेघदूत सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए किसकी रचना है। मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? कालिदास की। कालिदास की एक और रचना हम ऊपर पढ़ के आए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सी रचना है वो। ठीक है जी, आगे चलेंगे। यहाँ पर दिया गया देखिए, यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश लिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है ना। पहले क्या होता था भाई, आज तो आपके पास ईमेल है, फेसबुक है ना, टेक्स्ट है, मैसेज है, चैट है, कॉल है, आप डायरेक्टली कॉल कर देते हैं, है ना। किसी प्रेमी को किसी प्रेयसी की याद आ रही होती है, वो सीधा कॉल कर लेता है। ठीक है, मेल कर देगा, मैसेज कर देगा, बात कर लेते हैं, है ना। लेकिन उस समय क्या होता था, है ना, अगर इससे ही पहले देखूंगा तो लेटर वगैरह भी भेजते थे, लेटर पत्र भी होते थे। लेकिन जब पत्र भी नहीं होते थे तो उस समय क्या होता था, बहुत पहले की बात हो रही है ये, कालिदास का समय आपको पता है। उस समय ना चिट्ठी होती थी, ना ईमेल, ना इंटरनेट, है ना कॉल, कुछ नहीं होता था। तो वो कैसे भेजते थे भाई, वो जो थे वो प्रकृति के माध्यम से ही आलम्बन रूप में अपना जो दुख दर्द है वो अपने प्रेमी या प्रेयसी के पास पहुँचाने का प्रयास करते थे। ठीक है, तो मतलब उस समय का प्रेम देखिए और आज के समय का प्रेम देखिए। ठीक है, चलिए, ये थोड़ी सी चीज़ें थी, चर्चा करनी ज़रूरी थी। चलिए आगे देखते हैं। तो संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है किसको? प्रेमी बरसात के बादल को। ठीक है, देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। किसने किया है? कालिदास ने। देखो, तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ साथ धीरे बहेगी। ठीक है, ये कालिदास का मेघदूत का है। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा है बस, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़े रहेंगे तो आपको इससे ये ध्यान रहेगा कि मेघदूत जो रचना है वो कालिदास की है। ठीक है, इसलिए मेरा यहाँ ये बताने का, इसकी चर्चा करने का उद्देश्य यही था। ठीक है, आगे चलेंगे। दो संस्कृत महाकाव्य, महाभारत और रामायण, ठीक है, लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। रामायण की तो भाई अभी क्या बताएं, नई नई रामायण आई है, पता है आपको। ठीक है, उसकी चर्चा यहाँ ना ही करें हम लोग तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे टॉपिक से भी इतना रिलेटेड नहीं है वो। आगे चलेंगे। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश, कौन सा वंश? पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले, कब? 1500 साल पहले लिखी गई। ठीक है, माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। महाभारत में भगवत गीता भी है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्ट आए हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले महाभारत देखेंगे। महाभारत और रामायण दोनों ही संस्कृत महाकाव्य है, ये चीज़ आपको कंफर्म हुई। उसके बाद इन्होंने बताया महाभारत के बारे में। ठीक है, पुरुवंश की कहानी थी, इसमें राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी पर प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। और पुराण और महाभारत दोनों ही किसने लिखे? व्यास नाम के ऋषि ने लिखे थे। ठीक है जी, चलिए, और भगवत गीता की बात की जाए तो वो भी महाभारत का ही एक भाग है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इतने फैक्ट हुए इससे। आगे चलेंगे। अब रामायण की कथा के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, हल्का सा देख लेते हैं। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। ठीक है, महाभारत के हैं महर्षि व्यास, ठीक है, और रामायण के हैं वाल्मीकि। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, और इस संस्कृत रामायण की बात हो रही है, हिंदी रामायण की नहीं, ये भी ध्यान रखना। आगे चलेंगे। टू द पॉइंट ही चीज़ें हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बंदरी कहानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कई कहानियाँ ऐसी दी गई हैं, ठीक है, जो कि पुराणों में हैं। ठीक है, पुराने ग्रंथों में हमें देखने को मिलती हैं। आज के समय में तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है, जहाँ से आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, कहानियाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अवेलेबल है, PDF प्रोवाइड है आपके पास। लेकिन पहले ये सब नहीं था, तो पहले के लोग भी मनोरंजन करना चाहते थे, कैसे करते थे? ठीक है, तो पुराणों की कहानियाँ थी उनके पास। ठीक है, वहाँ से। चलिए आगे देखेंगे। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट,
ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि क्या लिखा उन्होंने, दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। ठीक है, आज भी कई लोग यही बोलते हैं, अरे सूर्य निकल गया, अरे सूर्य डूब गया। सूर्य निकलता और डूबता नहीं है भाई, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, इसलिए हमें लगता है सूर्य एक साइड से निकलता है एक साइड डूब जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और इसी वजह से ही दिनों रात होते हैं। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। क्या दिया उन्होंने, वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ तथा खगोलवेता थे जिन्होंने कई खोजें की। ठीक है, तो यहाँ से क्या याद रखना है आपको, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, 4 गणितज्ञ व खगोल शास्त्रियों की बात हुई है, एक आर्यभट्ट, एक वराहमिहिर, एक ब्रह्मगुप्त, एक भास्कराचार्य। ठीक है, इन चारों के बारे में ही थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अलग से इंटरनेट से निकाल करके, नहीं अगर ज़्यादा नीड हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं अलग से ही वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जब बुक में इसकी चर्चा है तो काफ़ी डीप। और हो सकता है आने वाले समय में कक्षा 7 में जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे या 8 में पढ़ेंगे, तो वहाँ इनके बारे में और डिटेल में दिया गया हो। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आर्यभट्टियम। ठीक है, और इसी में इन्होंने लिखा है कि दिनों रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। ठीक है जी, इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे टू द पॉइंट से। चलिए, शून्य के बारे में यहाँ पे देखिए क्या फैक्ट दिया गया है। कह रहे हैं अंकों का प्रयोग पहले से ही होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। आपको पता है शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा शून्य का आविष्कार किसने किया है। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। तो अंदाज़ा लगाइए रोम के निवासी 10, 50, 20, 100 कैसे लिखते थे। ठीक है, शून्य वो प्रयोग ही नहीं करते थे गिनती में। कहाँ के निवासी? रोम के निवासी। प्रश्न बन सकता है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे। टू द पॉइंट ही चीज़ें हम देखने का प्रयास करते हैं और करेंगे भी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आयुर्वेद के बारे में क्या डिटेल है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कितने? 2। पहला नाम है चरक, याद रखिएगा क्या नाम है? चरक, इंपॉर्टेंट है। ये प्रथम व द्वितीय शताब्दी ईस्वी में थे। ये टाइम पीरियड भी ध्यान रखिएगा, पूछ लिया था कई बार। और दूसरे हैं सुश्रुत, क्या नाम है? सुश्रुत, ये 4ठी शताब्दी ईस्वी में थे। अब चरक के बारे में दोबारा कह रहे हैं। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। ठीक है, चरक का ग्रंथ क्या है? चरक संहिता, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है चरक संहिता के रचनाकार कौन है। देखिए इसी में इनका नाम भी शामिल है, चरक संहिता, तो ये तो ध्यान में रहेगा। ठीक है, मुझे लगता है आप आसानी से ये कर लेंगे। ठीक है, मेन दिक्कत आएगी ये। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये औषधि शास्त्र से है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का उल्लेख किया है। जो सर्जरी वगैरह होता है ना, इनको सर्जरी का जनक भी माना जाता है। ठीक है, भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में भी अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, उसे ही शल्य चिकित्सा बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में। तो जो सुश्रुत हैं इनकी रचना का नाम क्या है? सुश्रुत संहिता। ठीक है, दोनों ने ही अपने नाम का प्रयोग किया और बाद में संहिता लगा दिया है। ठीक, तो ग्रंथ के नाम में तो आपको ध्यान रहेगा, याद रहेगा, लेकिन इन्होंने उसमें क्या लिखा है, ठीक है, ये ज़रूरी है। ठीक है, सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा से संबंधित, ठीक है, ग्रंथ लिखा है और चरक ने औषधि शास्त्र से संबंधित। ठीक है, देखो सुश्रुत का जो नाम है वो शा से शुरू हो रहा है और यह शल्य चिकित्सा भी शा से है, तो यहाँ से ट्रिक हल्की सी लगा सकते हैं, बैठा सकते हैं आप। ठीक, और चरक का जो है औषधि शास्त्र। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मार्क कीजिएगा। किसी भी एग्जाम में स्टैटिक जीके के रूप में इसको क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। चलिए हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब हम आ गए हैं अपने प्रश्नों पर। ठीक है, प्रश्न देखेंगे। देखिए हमारा इन प्रश्नों को कराने का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से भी एग्जामिनर कभी कभार उनके पास समय नहीं होता है, तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पुट आउट कर देते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो इनको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम जब पूरा चैप्टर कर रहे हैं टू द पॉइंट, तो इन क्वेश्चंस को क्यों छोड़ना जो हमें बने बनाए एनसीईआरटी प्रोवाइड कर रही है ना, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी हमें लेके चलना है।
चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है। देखिए स्तूप, ठीक है, स्तूप का मिलान किससे होगा इनमें से? पहला है देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह, दूसरा है टीला, तीसरा स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ, चौथा मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह, पांचवा है गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। तो मैंने अच्छे से बताया है आपका स्तूप का अगर शाब्दिक अर्थ आया था स्टार्टिंग में ही टीला, याद है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ हमने किया था टीला, अगर ध्यान हो तो। ठीक है जी। चलिए उसके बाद हम अगला देखेंगे शिखर। ठीक है, शिखर के बारे में वैसे हमने पढ़ा नहीं अभी, है ना, जहाँ तो मुझे ध्यान आ रहा है। हमने किसके बारे में पढ़ा है उसी को देख लेते हैं पहले। गर्भगृह, गर्भगृह के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। क्या था गर्भगृह? देखिए यहाँ पर देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह, क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह थी आपकी गर्भगृह, ये हम पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है जी, जो हम पढ़ के आए हुए हैं उसको हम पहले कर लेंगे ना। ये देखिए ये भी हम पढ़ के आए हुए हैं अच्छे से। प्रदक्षिणा पथ, क्या था ये प्रदक्षिणा पथ? प्रदक्षिणा पथ, तीन ऑप्शन बचे आपके पास। स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ, मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह, गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। क्या है सही उत्तर? बिल्कुल सही, स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ। ठीक है, हम पढ़ के आए थे ना, जब स्तूप के चारों ओर रेलिंग की बात कर रहे थे तो वहीं ये वृत्ताकार पथ की भी बात कर रहे थे, जिसे प्रदक्षिणा पथ के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इन दो चीज़ों के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, हल्का सा शायद देखा हो, ध्यान नहीं आ रहा है, बाकी आप लोग वीडियोस में पीछे जाके देख सकते हैं। फिलहाल इतना टिपिकल नहीं है, ये कर सकते हैं। देखिए अगर मैं शिखर की बात करूँ तो देखिए शिखर, दो ऑप्शन बचे हैं, मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह या फिर गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। देखिए शिखर कहीं भी होता है वो सबसे ऊंचा होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला, गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। ठीक है, ये है आपका शिखर का। ठीक है जी, अब एक ही ऑप्शन रह गया है आपका, तो मतलब क्या है, मंडप किससे जुड़ेगा? जी हाँ, मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। ठीक है, तो सारे मैंने अच्छे से बता दिए हैं। ठीक है, कलरफुल के हिसाब से भी आप आसानी से इसको याद कर लीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी वीडियोस तो हमेशा के लिए अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप रिवाइज कर सकते हैं जब मर्जी यहाँ पर आकर के। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला देखो खालिस्तान है, यह भी इंपॉर्टेंट है। खालिस्तान को ही एमसीक्यू के रूप में आपके समक्ष जो है प्रस्तुत कर दिया जाता है एग्जाम में, और आप सोचते हैं ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो इसको भी हमें स्किप बिल्कुल नहीं करना है, इसको भी हम लेके चलेंगे साथ ही साथ। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश एक बड़े गणितज्ञ थे। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोचेंगे आपने 4 नाम बताए थे। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं उस चीज़ को, ये रहा, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 4 नाम बताए थे मैंने, एक आर्यभट्टियम बताया था आपको, सॉरी एक आर्यभट्ट बताया था आपको। ठीक है, और एक वरामीर, और एक ब्रह्मगुप्त, और एक भास्कराचार्य। अब यहाँ पे पूछ लिया गया है भाई डैश जो है वो एक बड़े गणितज्ञ थे। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में किसके बारे में दिया गया है? आर्यभट्ट के बारे में, और इस समय के सबसे बड़े गणितज्ञ यही थे। ठीक है, ये भी थे, इनका भी कम महत्व नहीं है, लेकिन इनमें सबसे बड़े देखेंगे तो आर्यभट्ट का नाम सबसे ऊपर आता है। तो इसका जो उत्तर है वो आपका आर्यभट्ट ही होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, बाकी आप लोग सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए इसको, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, यहाँ हम लिख लेते हैं छोटा सा, आर्यभट्ट। ठीक है जी, चलिए अगला है, डैश में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। देवी देवताओं की कहानियाँ कहाँ मिलती हैं? अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। जी हाँ, क्या महाभारत में मिलती हैं? क्या रामायण में मिलती हैं? जी नहीं, ये मिलती है पुराणों में। कहाँ मिलती हैं? पुराणों में। कहाँ मिलेगी? पुराणों में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुराणों में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। ठीक है जी, आगे देखेंगे। डैश को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। अब संस्कृत रामायण के लेखक की बात हो रही है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, महर्षि वाल्मीकि, है ना, महर्षि वाल्मीकि। ठीक है जी, आगे देखेंगे। डैश और डैश 2 तमिल महाकाव्य हैं। अब 2 तमिल महाकाव्य, इसकी चर्चा हम पीछे करके आए हैं। कौन कौन से तमिल महाकाव्य हैं? जी हाँ,
यहाँ पे रेड कलर ले लें तो ज़्यादा बढ़िया है। रेड इज़ माई फेवरेट आल्सो। ठीक है, चलो फेवरेट कलर याद मत करो मेरा, आगे देखेंगे। चलिए अगला है, देखिए इसका हो जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था सिलप्पिदिकारम, है ना। तो यहाँ पर सिलप्पिदिकारम नाम थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि हम ना कर सकें। आधा पा है, फिर पूरा पा है, फिर दा पे छोटी की मात्रा, का पे आ की मात्रा, र और मा। पहला ग्रंथ ये हुआ सिलप्पिदिकारम। ठीक है, दूसरा ग्रंथ कौन सा? मणिमेखलई। दूसरा ग्रंथ कौन सा है? मणिमेखलई। ठीक है जी, ये 2 ग्रंथ हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और भविष्य के लिए टू द पॉइंट चीज़ें याद करने के लिए इसको सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। बाकी रिवीजन करनी है तो वीडियो का आगे आप अगेन देख सकते हैं। ठीक है, टू द पॉइंट चीज़ों की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो बस इसके बाद ख़त्म है। यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड्स हैं, इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। ठीक है, फिर भी आप इतिहास के अगर विद्यार्थी अलग से इतिहास पढ़ते हैं आप तो पढ़ सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, अपने ज्ञान में वृद्धि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अध्याय 10 इतिहास का। ठीक है, इमारतें, चित्र तथा किताबें जो कि समाप्त होता है, और कक्षा 6 की जो NCERT है वो यहाँ पे समाप्त होती है। टू द पॉइंट सारी चीज़ें हमने प्रारंभ से लेकर के एंडिंग तक की, और इसकी अगली वीडियो में आपको जो इससे संबंधित MCQ है वो देखने को मिलेगा, और आप उसको ज़रूर देखिएगा। क्योंकि वो इसी पर आधारित होगा। पूरा जो बुक है उसका रिवीजन हो जाएगा आपका क्लास 6 के NCERT का जो हिस्ट्री का होगा, उसका पूरा एक वीडियो में ही, या ज़्यादा क्वेश्चंस हुए तो 2 वीडियो में वो पूरा रिवीजन हो जाएगा, और वो MCQ बेस्ड रहेगा जिस हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और आने की पूरी संभावना है, और पिछले प्रश्नों को भी इसमें समावेशित करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है जी, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ये अपकमिंग वीडियो होगी हमारी MCQ वाली, जिस हिसाब से हम ज्योग्राफी में कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस की प्रोवाइड की जा चुकी है। इसके बाद हम कक्षा 7 की अपनी श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की, और CTET के एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी इसको कराने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।